अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप लोगों को एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी जो इकॉनमी के नंबर्स हालिया गवर्नर स्टेट बैंक ने आधा तो शुमार जो शेयर किया, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इनपुट है हमारी इकॉनमी में, हमारे जीडीपी में, वो है रेमिटेंस। रेमिटेंस की बहुत बड़ी फिगर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स आते हैं। हम क्या चीज़ें हैं, क्या मामला हैं कि हम जो है अभी रेमिटेंस पे इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर एक सिविल सोसाइटी नहीं है, सिविल सोसाइटी का फुकदान है और उस हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में किसी भी किस्म का कोई भी इदारा कारगर नहीं है। गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करें, हमारी स्टैब्लिशमेंट की बात करें, हमारी सिविल सोसाइटीज़ की बात करें, तो उनका इन चीज़ों पर फोकस नहीं है। यूथ है हमारी, देखा जाए तो पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट हम देखें तो आबादी पॉपुलेशन है वो यूथ की है, लेकिन यूथ के लिए उस हिसाब से वसाइल नहीं है। वसाइल की कमी की वजह से यूथ का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं जिस वजह से वो बाहर ममालिक जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, बाहर मुल्क में स्टडी करने को और बाहर मुल्क में जाकर पैसा कमाने को और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ये पूरा एक समझे कि एक तरह से बिजनेस है, इकोनॉमी का पार्ट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा करते हैं वो इदारे करते हैं जो एडवाइजरी कर रहे होते हैं इन यूथ को कि किस तरह से आपको बाहर जाना है, क्या चीज़ें हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड के एलिमेंट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे एडवाइजर्स होते हैं जो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं होते इदारों से और जिनका काम होता है मोटी कमीशन बनाना और फिर गलत चीज़ों में लगा देना। जैसे एक हमने रिसेंट मूवी देखी थी शाहरुख खान की और राजकुमार हिरानी की मूवी थी डन की। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि किस तरह से डोंकी नेटवर्क के जरिए लोगों को बाहर भेजा जाता है, लोगों को बाहर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उनका माइंड बनाया जाता है, उनको एक तरह से समझे ब्रेन वॉश किया जा रहा होता है कि बाहर जाके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। तो वो खतरनाक रूट से जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं और उस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद होता ये है कि वो कहीं के नहीं रहते, अपने मुल्क के भी नहीं रहते, उस मुल्क में भी वो अजनबी होते हैं, थर्ड क्लास सिटीजन की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा होता है। तो आज मेरी कोशिश यही है, काविश यही है कि इनका सोल्यूशन निकाला जाए और किस तरह से लीगल तरीके से अगर किसी को बाहर जाना है तो वो बाहर जाए। काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद भी करते हैं कि हमारे मुल्क में ब्रेन को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को बाहर जाना है, उसकी ख्वाहिश है, उसको एक अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है, यहाँ पर वो वसाइल नहीं है, उसको वो वसाइल अगर अवेल करना है तो उसको पूरा हक बनता है, उसका बुनियादी इंसानी हक है, तो वो जा सकता है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं जाए, वो जाए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस है। तो आज मैं इसी तरह की एक एडवाइजरी कंपनी के पास हूँ और वहाँ मैं जानूंगा कि किस तरह से लीगल तरीके से हम बाहर जा सकते हैं और बाहर से, जैसे मैंने पहले कहा, स्टार्टिंग में कहा कि जीडीपी का बहुत बड़ा इनपुट वो रेमिटेंस का है। तो किस तरह से रेमिटेंस हमारे मुल्क में आ सकती है और फिर यही जो यूथ है जो बाहर जाके स्टडी करती है तो वहाँ से अगर यहाँ आती है तो मुल्क को किस तरह से, मुल्क के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किस तरह से बढ़ा सकती है। तो आए हम आज इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी फरूक भाई, सबसे पहले तो ये बता दें ये इदारे की क्या ज़रूरत पड़ी और इदारे का विज़न क्या है? देखिए, इसका जो विज़न है वो सबसे ज़्यादा वाइड एंड क्लियर यही है, लाउड एंड क्लियर यही है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें, जो लोग भी यहाँ से बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। अब स्टडीज़ में क्या होता है, स्टडीज़ में ये होता है कि जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती। अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं जो कि उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते, और गाइड से मुराद मेरा ये है कि उनकी करियर काउंसलिंग है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक बच्चा जो यहाँ से बाहर जा रहा है उसके सामने ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दोनों रखी जाएँ कि यार ये इस चीज़ के प्रॉज हैं, ये इस चीज़ के कॉन्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके देखते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। सो दिस इज़ व्हाट वी कम्स इन कि हम स्टूडेंट को दोनों चीज़ें उसकी बता देते हैं कि भाई आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं या जो आपकी डेस्टिनेशन है उसके अंदर ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अब इसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने इसके लिए क्या करना चाहिए या ये आपके करियर के लिए ज़्यादा बेटर है। समटाइम बच्चे आते हैं वो ये कहते हैं जी मुझे जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़नी है, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम उनका प्रोफाइल रिव्यू करते हैं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के या फिर इंजीनियरिंग के या फिर मेडिकल के उनकी प्रोफाइल फिट इन नहीं हो रही होती।
या कुछ लोग कहते हैं कि जी हम ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं कि जहाँ पे हमें पीआर जल्दी मिल जाए, लेकिन जो उनका ऑप्शन होता है उस ऑप्शन से रिलेटेड उन्हें पीआर लेट मिल रही होती है या फिर उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कम्स इन, कि हम उनकी करियर काउंसलिंग इस तरह की करते हैं ताकि उनके पास दोनों चीज़ें ब्लैक एंड वाइट मौजूद हों। अच्छा, दूसरा मुझे थोड़ा ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा ना लोग इस पर ना तनकीद भी कर रहे होते हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। जबकि हालिया भी गवर्नर स्टेट बैंक ने भी अपने उसमें पॉइंट में ये रेस किया कि जीडीपी को सबसे ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को जो सपोर्ट कर रहा है वो रेमिटेंस है। तो इस हवाले से जो नेगेटिव परसेप्शन बनी हुई है लोगों के बीच में, उसको आप किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, उसको किस तरह से आप रिप्लाई करेंगे? देखिए, हमारा पूरा एक नेटवर्क, हमारी पूरी एक ड्राइव स्टार्ट हुई है कराची टू कश्मीर। हम क्या कर रहे हैं, हम सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं स्पेशली करियर काउंसलिंग के, कि जिसके अंदर हम लोगों को ये बताएं कि आपका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। और उसका रीज़न ये है कि जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में रह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। मैं आपको सिंपल सी सीधी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से हमारे यहाँ से जो सेमीकंडक्टर हैं या फिर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं कि जिसके अंदर हमारे पास शॉर्टेज है, आपके पास लोग नहीं है, डाइवर्स लोग नहीं है जो कि उसके ऊपर काम कर सकें। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ से वहाँ जाए, पढ़ें और फिर वापस आए। एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो लोग, जैसे कि आपने अपनी बात का जवाब दिया, एंड आई रियली लाइक सेकंड योर पॉइंट, कि उसके अंदर जो लोग यहाँ से बाहर मौजूद हैं वो भी तो रेमिटेंस भेज के आपकी इकॉनमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तीसरा ये कि जब हमारे जो पाकिस्तानी है उनका एक परसेप्शन ये है कि वो शादी अपने पाकिस्तानी मैट से ही करते हैं, ठीक है। तो जब वो पाकिस्तान आएंगे, यहाँ से वहाँ लेकर के जाएंगे, शादी होगी, उनकी खाना आबादी होगी। कैन यू इमेजिन कि एक ख़ानदान जो है उसका पूरा तस्वुर चेंज हो जाता है। उसके बच्चे जो हैं वो उस एजुकेशन को हासिल कर रहे होते हैं और फ्री में हासिल कर रहे होते हैं, जिस एजुकेशन के लिए यहाँ पे 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 महीना आपको एटलीस्ट दिया जा रहा होता है। और आप एजुकेशन के मैयार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी रिसेंटली कराची बोर्ड और इंटरमीडिएट का जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये भी आप सबके सामने है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बुरा है पाकिस्तान का मैयार, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप आइंदा आने वाले 30-40 सालों में पाकिस्तान को स्ट्रेंथन देखना चाहते हैं तो आज से अपने बच्चों पे आपको इन्वेस्ट करना होगा, उन्हें आला तालीम दिलवानी होगी। आला तालीम का मकसद ये है कि उन्हें उन स्किल्स और उन चीज़ों से रिलेटेड आमांग करना होगा कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में लोगों के लिए काम करें, टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेकर आएँ। अब कितने सारे ऐसे लोग हैं, जनाब आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अभी हमारी ऑफलाइन डिस्कशन भी हो रही थी कि वो लोग जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं आके यहीं पर ही NGOs खोल रहे हैं, यहीं पर ही लोगों की मदद कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। अभी मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक ड्राइव क्रिएट कर दी अमेज़ॉन से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड। सो वो कहाँ से आए थे? वो बाहर से तो आए, वो क्या कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कि आप लोगों के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं, आप लोगों की चीज़ें टेबल पे लेकर आए। सो हमारा मकसद ही यही है कि उन लोगों को हम एजुकेट करें और उनके अंदर छिपे हुई चीज़ को हम सामने ला करके उनको बताएं कि ये आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये चीज़ बेहतर है और उसका ये रूट है। अच्छा, फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? कौन से ऐसे स्टडीज़ हैं, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसमें लोगों को फोकस करना चाहिए, जो हमारी यूथ है उनको उस चीज़ पर टारगेट करना चाहिए? जैसे आपने IT का कहा, सेमी कंडक्टर का कहा, अब आप ये देख रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं, क्वांटम उस पर चीज़ें जा रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिस पर यूथ को फोकस करना चाहिए, जिसके आगे जाकर डिमांड ज़्यादा है बाद में हमारे में? देखिए, आपकी आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन मैडम। इसके अंदर आप देखें कि क्वांटम कंप्यूटर इज़ द गॉड ऑफ हार्डवेयर एंड AI इज़ द गॉड ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कैन यू इमेजिन कि किस तरीके की आपके पास जो है ना एक एडवांसमेंट मौजूद होगी कि AI की एक सॉफ्टवेयर इतना कुछ कर रहा है कि आप एक पिक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये रियल है या फेक है। और तो आप जब वो एक सॉलिड हार्डवेयर आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग की मद में आ जाएगा तो कैन यू इमेजिन कि आपकी जो रॉबस्ट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी हो जाएगी। पहले होता था पाकिस्तान में कि 10 साल बाद, 15 साल बाद एक टेक्नोलॉजी आती थी, अब ये उसका दौरानिया 3-4 साल का हो गया है और आइंदा आने वाले वक्त में ये और भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि हमारी जो जॉब्स जो भी एसोसिएटेड हैं कंप्यूटिंग फील्ड से, स्पेशली उस फील्ड से कि जिसके ऊपर कंप्यूटर्स पे आप इन्हिसार करते हैं, उनकी जॉब्स वाइप आउट हो चुकी हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पहले लोग डिज़ाइनिंग करते थे, कितने सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन राइट नाउ AI टूल्स आ गए, कैनवा आ गया है, और भी 10 चीज़ें मौजूद हैं, चैट GPT मौजूद है, तो राइटर्स की छुट्टी हो गई है। फिर अभी रिसेंटली आज ही मैंने रीड आउट किया कि गूगल का जो कोड है वो उनके AI लिख रही है और मेटा ने भी अपना एक AI जनरेटिव बना दिया जो कि उनके कोड लिख रहे हैं। तो आप ये चीज़ देखेंगे इन फ्यूचर ये जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ये फारिग हो जाएंगे, तो इन्हें AI जनरेटिव की तरफ जाना चाहिए और ये चीज़ें देखना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरी जो है वो क्या चीज़ें चलती हैं, वो चीज़ें जो फील्ड्स हैं जो आइंदा आने वाले 5 साल तक
सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके ये बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एआई की तरफ जा सकते हैं, आप आईटी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, आप ब्लॉकचेन की तरफ जा सकते हैं। और अगर इनसे हट के मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको शायद सुन के हैरानगी हो, वो हेल्थ केयर सेक्टर है। आइंदा आने वाले 10 साल में हेल्थ केयर सेक्टर जितनी जॉब्स प्रोड्यूस करेगा और जितना पैसा लोग अभी भी कमा रहे हैं वो कम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन से हैं तो हेल्थ केयर सपोर्ट के अंदर भी अगर आप अपना करियर बनाएं तो वो भी आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हेल्थ केयर में जैसे नर्सिंग है, टेक्नीशियन है। एग्जैक्टली, नर्सिंग हो गया, हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ हो जाता है, वो आप डेफिनेटली उस तरह की जॉब्स आप देख सकते हैं, उस तरह की उसमें करियर बना सकते हैं। एक छोटी सी बात है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेयर हैं वो अनफिट हो जाते हैं, तो उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट बाहर से आता है। हमारे पाकिस्तान में फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आता कि लोग फिजियोथेरेपी के अंदर इतना जो है अपना करियर क्यों नहीं बनाते कि करियर बना लें फिजियोथेरेपी में तो भाई पाकिस्तान में जॉब्स मिल जाए। मसला ये कि पाकिस्तान में जो लोग चाहिए होते हैं वो हाईली एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और पाकिस्तान में उस लेवल का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होता। तो बाहर जाना ज़रूरी हुआ ना इसके लिए। बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे तो पाकिस्तान आएंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव कि भाई बाहर जाओ, पढ़ो, पाकिस्तान आओ और डिलीवर करो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर पे काम करो। तो दूसरा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे एडवाइज़र हैं जो कि यूथ को इंगेज करते हैं, यूथ को थोड़ा माइंड भी थोड़ा ब्रेन वॉश करते हैं कि आप डंकी लगाएं, उनसे पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो ऐसी क्या प्रोसीजर्स है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं जो एडवाइजरी पे आ रहा होता है, उसको ये जानने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। एक मेरे साथ क्लाइंट थे मेरे, तो मैंने उनके लिए जर्मनी का एक वीज़ा जो है वो उनका प्रोसेस किया केस। तो जब वो जर्मनी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि सर मुझे अपॉइंटमेंट का इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अल्लाह ताला भलाई दे उन्हें, अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त में लेकर आए। उन लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया अपॉइंटमेंट्स का कि आप अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए मार्केट में चले जाएँ, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा जर्मनी का, इटली का। वो पहले ही बुक करके बैठे हैं और एंड ऑफ द डे पर्सन ने उसको परचेज ही करना है। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप ये देखिए, जो जेन्युइन स्टूडेंट है अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है, उसे अपॉइंटमेंट की जो कॉस्ट कुछ यूरोज कुछ डॉलर पड़ती है, वो लाखों रुपया पे करता है और फिर अपॉइंटमेंट खरीदता है, और उसमें भी फ्रॉड होता है। वो उसको गेट पर जाके पता चलता है कि उसका नाम ही नहीं है उसके अंदर। सो इससे बड़ी बात क्या होगी। और जो लोग डंकी की तरफ जाते हैं वो लोग इसलिए जाते हैं कि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है कुछ पैसों के अंदर लीगली रोमानिया चले जाएं, रोमानिया जाके आप वर्क परमिट कर लें। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको वर्क परमिट अलाउड कर देती हैं, आप वहाँ पे चले जाएं, वो आपको प्रोसेस कर देंगे। आप रोमानिया में मुश्किल से कुछ पैसों के अंदर जो है रोमानिया चले जाएंगे। आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं, आप सऊदीया चले जाएँ, 8-10 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में आप सऊदीया जाके वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर लें यार, डंकी लगाने से तो बेहतर है। आप वहाँ चले जाएँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप वर्क परमिट में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी देख लें, आयरलैंड देख लें, हंगरी देख लें, लेबर वीज़ा पे चले जाएँ आप। अब आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि अभी जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ वो बड़ा ही दर्दनाक वाक़या, और वो एक नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात हुए। और उस एक वाक़ये के अंदर जो बच गए उन्होंने कहा है कि उन्होंने 37 लाख, 40 लाख, 25 लाख, ये मैं कोट कर रहा हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका को, DW को, और भी जो सोर्सेज हैं उनको कोट कर रहा हूँ कि उनके इंटरव्यूज़ में, उनके शॉर्ट्स में लोगों ने ये बात कही है कि वो इतने पैसे दे करके डंकी लगाई। तो आप यकीन करें, इतने पैसे दे के बंदा डंकी लगा रहा है तो क्या वो सऊदीया जाके इज़्ज़त की रोटी नहीं कमा सकता? तो हम तो बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों की तरफ आएँ। हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनकी करियर गाइडेंस की तरफ लेकर आए और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें कि एयरपोर्ट से उतरने के बाद भी उन लोगों ने काम कैसे करना है, उन्हें एकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, अपने बैग्स को कैसे संभालना है, लोगों से बात कैसे करनी है। क्योंकि जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, आपने पिक्चर के लिए, तस्वीर खींचने के लिए मोबाइल दिया या आपने किसी से भाई समझ के बात कर ली तो वो आपको भाई समझ के जवाब भी दे देता है। कराची में आप किसी से रास्ता पूछे, रास्ता भी बता देता। लेकिन इन ममालिक में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहाँ के रेशों में, यहाँ के रेशों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो एक अलग डिबेट चली जाएगी कि किन चीज़ों पे कहाँ चीज़ें बेहतर हैं, कहाँ चीज़ें नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक काबिल डॉक्टर हैं तब भी ज़रूरत है, अगर आप वहाँ से पढ़ कर आते हैं तब भी ज़रूरत है। तो डंकी ना लगाएं यार, ये बहुत ही दर्दनाक है। उनको थर्ड क्लास सिटीजन से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो दर्द, वो तकलीफ़ जो उनके माँ बाप पर गुजरती है, वो दर्द, वो तकलीफ़ जो आप सोच नहीं सकते, यू कांट इमेजिन। प्लीज़ फॉर द गॉड से ना करें। आपकी लाशें मिलना मुश्किल हो जाता है, आपके पेरेंट्स रो रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी आपकी तस्वीर लगा करके बैठे होते हैं, दे हैव नथिंग कि वो आपको कुछ बता पाए। सो दिस इज समथिंग कि यू कांट डू इट। आपके पास और भी वेज है।
आप उन एजेंट्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर ना करें। गुजरात हो गया, मंडी भाउदीन हो गया, और भी बड़ी सारी है कि जहाँ पे लोग डंकी लगाते हैं, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। हमारा मकसद कराची से लेकर कश्मीर तक सिर्फ यही है कि हम उजागर करें इस चीज़ के लिए कि आप डंकी ना लगाएं, हमारे पास आएँ, हम आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग वे बता दें, आप उसमें चले जाएँ यार। वहाँ पे भी जाके आपने चिपके रहना है ना, वहाँ पे जाके चिपके रहना है ना, पासपोर्ट भी नहीं मिलना, हम आपको इज्जत से भेज देंगे, आप चले जाएँ। दिस इज़ व्हाट वी आर हियर। एक बच्चा मैट्रिक करता है तब भी हमारे पास रूट है, एक बच्चा इंटर करता है तब भी हमारे पास रूट है, और बैचलर्स और ग्रेजुएशन के लिए तो है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि देखें वो तकलीफ़, वो अज़ियत आप इमेजिन नहीं कर सकते जो हमने देखी है, जो उन लोगों के लिए देखी है जिनके प्यारे चले गए, वो अभी तक वेट कर रहे हैं। तो फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स, फॉर द सेक ऑफ योर लव्ड वंस, डोंट डू इट। अच्छा, दूसरा आखिरी मेरा ये सवाल है कि स्पेशल जो लोग हैं, स्पेशल नीड्स एंड डिफ़िकल्टीज़ में जो लोग होते हैं, जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं या दीगर कोई माजूरी का शिकार है, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा पैकेज होता है कि वो भी जाके सोशल इंक्लूजन का पार्ट बन सकें? बिल्कुल ऐसे पैकेजेस होते हैं। इसके ऊपर हम अलग से एक प्रोग्राम बना रहे हैं सारा इन्हीं बच्चों के लिए। आज हमारा एक इवेंट था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस कराची यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी एज ए GSA ग्लोबल स्टडी एडवाइज़र, और तो हमने जो है उसमें ये चीज़ उजागर करने की कोशिश की है कि आपके पास बिल्कुल मार्जिन अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस चीज़ को जो इनकरेज नहीं किया जाता, उनको जो है इस तरीके से उनसे बात नहीं की जाती, तो हम अपने प्लेटफॉर्म से उनके लिए एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिसके सीरीज़ ऑफ सेशंस हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसको ज़रूर जो है दोबारा डिस्कशंस में लेकर आएंगे, और जब एक चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी तो फिर हम सामने लेकर के आएंगे, लेकिन हमने इस प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया और वो उन लोगों के लिए है। अच्छा, लास्टली जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए जो आप मैसेज देना चाहें तो मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगा कि इस वक्त, जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी कि पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है, और आपको इस वक्त अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने की बहुत ज़रूरत है। ऑब्वियसली हर बंदा यहाँ से बाहर जाना चाहता है, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं ज़रूर जाएँ, लेकिन एक एडवाइस आपकी ज़िंदगी बदल देती है। तो वो कहते हैं रहनुमाई आपकी ज़िंदगी बदल देती है, तो वो रहनुमाई के लिए मैं ये कंसल्ट आपसे कहूँगा कि एक दफ़ा आप तशरीफ़ ज़रूर लेकर आएँ। आपने मेरे पास ना नहीं आना ना है, नो वरीज़, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ, लेकिन साथ में खुद भी आप देखें कि जिसके पास आप जा रहे हैं भाई वो एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता, वो सच कह भी रहा है नहीं कह रहा, वो उसके पास यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन है भी कि नहीं है, वो वाकई उस ऑफिस से भाग तो नहीं जाएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी कंपनी क्या है, अगर वो किसी चेन ऑफ कमांड के अंदर है, चेन ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर है, तो उसका हेड ऑफ द कंपनी कौन है, उसकी मेन पेरेंट कंपनी कौन है। जब आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो बहुत सारे फ्रॉड से भी बच जाएंगे, बहुत सारी मैनिपुलेशन से भी बच जाएंगे, क्योंकि आज तो हर गली मोहल्ले में आप चले जाएं तो एक एजेंट बैठा हुआ है लोगों को बाहर बेचने के लिए। बिल्कुल। तो इस चीज़ पे आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से होते हैं, इवन व्हाट्सएवर, आप कराची से कश्मीर तक कहीं भी अवेलेबल है, आप हमें कॉल करें, हम आपको अपने पॉइंट पर्सन के पास भेज देंगे, अपनी ब्रांच में भेज देंगे, नियरेस्ट आपको हेल्प सेंटर पे भेज देंगे। हमारे हेल्प सेंटर्स अवेलेबल हैं कराची से कश्मीर तक, हमारी 3 ब्रांचेज हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। लेकिन आप अगर इसके अलावा कहीं से कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारे हेल्प डेस्क हैं जो कि कराची से लेकर कश्मीर तक हर जगह फैले हुए, हम आपको वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जब आप फैसला करेंगे तो आपके घर के लिए, आपके लिए और इस पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।